ये आदमी सोचता है कि जंगल में चींटियों जितने छोटे इंसान रहते हैं। इसी की खोज में इसने जंगल में कैमरे लगाए हैं। जंगल में लगा ये कैमरा पक्षियों को लड़ते हुए देखता है, फिर ये कैमरा पक्षियों को देखकर सिग्नल भेजता है और ये आदमी मैप देखकर फटाफट अपने मुंह पर लेंस पहन लेता है और एक एक करके बहुत सारे लेंस यूज करता है पक्षियों को देखने के लिए। फिर वो आदमी पक्षियों को देखते हुए उनके पीछे भागने लगता है और भागते भागते वो देखता है कि एक चिड़िया जख्मी होकर नीचे गिर रही है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। फिर वो चिड़िया को उठाकर देखता है कि उसके ऊपर एक सवारी की कुर्सी लगी है जैसे घोड़े पर लगती है। इधर कौवे पर बैठा एक छोटा राक्षस तीर चलाता है सामने पेड़ पर लटके एक छोटे से इंसान पर, लेकिन वो तीर से बच जाता है। फिर राक्षस उसके ऊपर तीर चलाता ही रहता है और तीरों से बचते हुए वो नीचे गिर जाता है। राक्षस उसको पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी ऊपर से उस छोटे इंसान के साथी आ जाते हैं और राक्षस से लड़ते हुए राक्षस को नीचे फेंक देते हैं। राक्षस को नीचे गिराकर ये अपने दोस्त को बचा लेता है। इधर साइंटिस्ट की बेटी बहुत सालों बाद अपने घर लौटती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसका डैड उसकी तरफ देखता भी नहीं क्योंकि वो छोटे इंसानों को ढूंढने में पागल है। फिर वे अपनी बेटी को उसके रूम में बैठाकर बोलता है कि तुम आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से जाकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है छोटे इंसानों को ढूंढने के लिए। इधर वो छोटे इंसान जो खुद को लीव्स मैन कहते हैं अपनी चिड़िया पर बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं। तभी फूल पत्तों जैसे दिखने वाले छोटे इंसान उनको जाते देखते हैं। साइंटिस्ट बिल्कुल ठीक सोचता है कि छोटे इंसान होते हैं। फिर वो अपनी चिड़िया को ऐसे लैंड करते हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर हो। फिर एक आदमी चिड़िया पे से उतरता है जो कि लीव्स मैन का सेनापति भी है। वो अपने शाही अंदाज में सेना के बीच से चलते हुए आगे बढ़ता है और पत्तों की बेल से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर सेनापति अपना मुकुट उतारकर राजकुमारी के सामने अदब से झुक जाता है। इनकी राजकुमारी की वजह से ही जंगल इतना हरा भरा है। आगे रानी बोलती है, जाओ शाही प्रथा की तैयारी करो, मैं अपना वारिस चुनूंगी। इधर कव्वे पर बैठकर एक भद्दा सा राक्षस आता है जो चूहे की खाल पहने होता है। जाकर अपने राजा को बताता है कि हम लीफ मैन को नहीं पकड़ पाए। फिर राजा उसको बोलता है, जाओ जाकर पता लगाओ प्रथा कहाँ पर होगी, हम रानी को वारिस चुनने नहीं देंगे, जब रानी ही नहीं होगी तो हम पूरा जंगल सड़ा देंगे। इधर लीव्स मैन अपनी चिड़ियों पर बैठकर तालाब पर जा रहे हैं शाही प्रथा की तैयारी करने को। छोटी छोटी चिड़ियों पर बैठकर एक पत्तों के जहाज में रानी को ले जा रहे हैं। इधर ये लड़की अपने डैड से नाराज होकर घर से जा रही है एक लेटर छोड़कर। तभी लड़की का पालतू डॉगी उसका बैग गिराकर कर जंगल में भाग जाता है तो लड़की उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। इधर सभी लीव्स मैन तालाब पर पहुंच गए हैं रानी का जहाज लेकर। फिर रानी जहाज से उतरकर तालाब पर चलने लगती है तो सभी पत्ते अपने आप रानी के कदमों में आ जाते हैं। फिर रानी एक कली उठाकर अपना वारिस चुन लेती है। तभी सेनापति पत्ते पर सदंड देखता है और तुरंत अपना हाथ घुमाकर पीछे की तरफ एक तीर छोड़ देता है जो पेड़ में छुपे एक राक्षस को लग जाता है और पेड़ पर फिर बहुत सारे राक्षस छिपे होते हैं। आगे पेड़ के तले में से बहुत सारे राक्षस निकल आते हैं। रानी कली उठाकर भागने लगती है और सारे लीव्स मैन राक्षसों पर तीर चलाने लगते हैं और रानी को बचाने में लग जाते हैं। फिर 4 सैनिक चिड़ियों पर सवार होकर रानी को घेर लेते हैं ताकि रानी बचकर भाग सके। फिर सारे पक्षी मिलकर रानी के जहाज को उठाने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर पेड़ पर से बहुत सारे राक्षस रानी के जहाज पर कूद पड़ते हैं और सैनिक उन पर लगातार तीर चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे हैं और एक एक करके सारे पक्षियों के साथ रानी के जहाज को भी गिरा देते हैं। फिर 4 राक्षस आकर रानी को घेर लेते हैं, लेकिन रानी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और वो एक झटके में चारों को मार देती है। फिर राक्षसों की पूरी फौज रानी के पीछे पड़ जाती है और रानी जंगल में भागने लगती है। वहीं पर ये लड़की अपने डॉगी को ढूंढ रही है और राक्षस की पूरी फौज रानी को मारने में जुट गई है। फिर रानी एक पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर सेनापति के साथ चिड़िया पर भागने लगती है। तभी राक्षस का राजा उनके पीछे आकर उन पर तीर चलाता है। तभी लीफ मैन तीर पकड़कर वापस राजा के बेटे को मार देता है। फिर राजा अपने बेटे के पीछे चला जाता है, लेकिन इन सब के बीच रानी को भी तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। रानी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और लीफ मैन उसको पकड़ नहीं पाता। जब आसमान में बिजली कड़कने लगती है और रानी लड़की के सामने से होते हुए एक पेड़ की डाली की मदद से आराम से नीचे जा गिरती है। लड़की उसको देख लेती है और रानी की मदद करना चाहती है। तभी रानी उसको अपनी कली दे देती है और कली उड़ते हुए लड़की के हाथों में चली जाती है। फिर वो लड़की गोल गोल घूमने लगती है और एक डाली की मदद से नीचे उतर जाती है। अब ये भी लीफ मैन जितनी छोटी हो गई है और रानी के पास जाकर देखती है कि उसके पेट में तीर लगा है। तभी उसकी नजर उसके हाथ में रखी कली पर पड़ती है जो उसके हाथों में लिपट गई है। रानी उसको बोलती है, ये कली जंगल को बचाने की आखिरी उम्मीद है। फिर सेनापति आकर रानी को देखता है और रानी उसके हाथों में दम तोड़ देती है और चमकते हुए आसमान की तरफ जाने लगती है। फिर सेनापति लड़की को अपने साथ चिड़िया पर बैठा कर ले जाता है अपने गाँव में कली की रक्षा करने के लिए। अचानक वहाँ पर बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं। चमगादड़ पर बैठकर उनमें से एक राक्षस उन पर तीर चलाता है तो वो दोनों उनसे छुपने के लिए एक सुरंग में चले जाते हैं। सुरंग में आने के बाद दोनों नीचे गिर जाते हैं और राक्षस चला जाता है। तभी सुरंग के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है और सुरंग के अंदर से एक चूहा बाहर निकल आता है और लड़की के सामने खड़ा होकर जोर से गुर्राने लगता है। क्या ये चूहा? रानी के मरने के बाद राक्षसों से बचते हुए ये दोनों गुफा में आ जाते हैं। यहाँ ये चूहा इनके पीछे पड़ जाता है। तभी चूहा इन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी इनका सेनापति रोनन आकर चूहे की मूंछ काट देता है और इन दोनों को बचा लेता है। फिर ये सब जंगल के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं जो अपने कपड़ों से कबूतर निकाल कर जादू दिखाता है। वो इनको पढ़कर बताता है कि अमावस्या की रात कली को चांद के सामने रखना है, तब कली हरी भरी होकर जंगल को बचा पाएगी। तब तक कली को संभल कर रखे। लेकिन ये भूतनी का लड़की को लेकर जंगल चला जाता है।
जानवर दिखाने को तभी वहां पर एक बारासिंघा आ जाता है। फिर लड़की उसको छूकर देखती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में राक्षस आ जाता है। अपने भद्दे से दिखने वाले जानवर पर बैठकर और कली को ढूंढने लगता है। फिर उसको कली दिख जाती है तो कली के साथ 2 स्नेल को भी पकड़कर ले जाता है, क्योंकि स्नेल कली को जिंदा रखते हैं। रोनन उसके पीछे सुरंग में कूद जाता है, लेकिन राक्षस भाग जाता है। फिर रोनन लड़के को बोलता है, गद्दारी करवे तुम कली के पास क्यों नहीं रुके। फिर लड़की अपने डैड से मदद मांगने उनको इंसानी घर में ले आती है, जो इस लड़की का घर है। फिर लड़की अपने डैड से बोल रही होती है, लेकिन उन तक इसकी आवाज नहीं पहुंचती। लेकिन इसका कुत्ता इसको देख लेता है और इसको खाने की सोचकर अपनी जीभ घुमाता है और लड़की के पीछे भागने लगता है। क्या बॉम्बा उनको देख लेता है और जल्दी से वैक्यूम निकाल लेता है और अपनी ही बेटी को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही वो उसको देखता है तो बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों वह से भागकर बोगन के इलाके में छाए जाते हैं। रोनिन ध्यान भटकाता है, जबकि एमके और नोड ने मब, ग्रब और पॉर को बचाया। राक्षसों की संख्या अधिक होने के कारण वह दूसरों को भागने में मदद करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। इससे पहले कि पूर्णिमा मूनहेवन में फली खिल सके, मैंड्रेक के चमगादड़ों से चांद को ढक दिया, जिससे फली अंधेरे में खिलने लगती है। जबकि लीफमैन बोगन से लड़ने के लिए निकले। बॉम्बा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह सही था। मूनहेवन के लिए एम के मैंड्रेक के चमगादड़ों को लुभाने के लिए बॉम्बा के आईपॉड पर चमगादड़ की आवाज का उपयोग करती है। तभी हमले में बचकर रोनिन फिर से प्रकट होता है। मैंड्रेक ने उसे पछाड़ दिया, लेकिन नोड, जिसे अंततः टीम वर्क के महत्व का एहसास हुआ, उसकी सहायता के लिए आया। इससे पहले कि मैंड्रेक अपनी जीत हासिल कर सके, फली चांदनी में पूरी तरह से खिल जाती है और मैंड्रेक पास के एक पेड़ के तने में समा जाता है। एक फूल वाली बच्ची जिसने पहले तारा के भागने में सहायता की थी, उसे नई रानी बना दिया गया है। ग्रब एक लीफमैन बन जाता है। नोड और रोनिन मिलमिलाप करते हैं और नोड और एम के जाने से पहले एक किश करते हैं। एम के बॉम्बा के साथ फिर से जुड़ता है और बाद में उसका सहायक बन जाता है। वे दोनों अपने छोटे दोस्तों के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी दुनिया पर शोध जारी रखते हैं।